हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट है बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, चैप्टर नंबर 8, जिसमें आज हम बात करेंगे एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। काफी महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे इसे तैयार कर लेंगे और बहुत कठिन भी नहीं बच्चों, हम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मैक्सवेल ने क्या बताया कि मैक्सवेल के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत होते हैं, संयोजी चालक तार में बहने वाली चालन धारा और दूसरी जो बच्चों संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे किसी परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाए तो उस धारा के कारण चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, जिसे ऑरस्टेड साहब ने बताया था, अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। अब जैसे मान लीजिए किसी परिपथ में एक संधारित्र जुड़ा है, जैसे आपको परिपथ दिख रहा है बच्चों, ये परिपथ है और इसमें संधारित्र जुड़ा है, और जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो जो आपका चालक में से धारा बहता है उसे तो चालन धारा कहते हैं, लेकिन जो संधारित्र से होकर धारा बहता है उसके अंदर हम विस्थापन धारा देते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया? विस्थापन धारा कैसे? क्योंकि भाई साहब देखो, संधारित्र में दो प्लेट होते हैं बच्चों और एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते, केवल ये प्रभाव से आवेश एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर उत्पन्न हो जाता है। समझने की कोशिश करिएगा। जो चालन धारा होता है बिल्कुल एक सीधी लंबी रेखा में बहता रहता है, उसे हम चालन धारा के नाम से जानते हैं, और एक बंद परिपथ के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं बच्चों, एक बंद परिपथ के लिए। लेकिन यहां पर देखो, संधारित्र जुड़ गया तो दो प्लेटें हैं। अब दो प्लेटें में कोई संबंध नहीं है किसी चालक तार का, तो भाई यहां पे जो आपका चालन धारा वो तो बह नहीं सकता है। तब इस स्थिति में एक विस्थापन धारा उत्पत्ति हुई, कि कहने का मतलब दो प्लेटों के बीच कुछ और प्रभाव ऐसा है जिसके कारण से भाई धारा तो बह रहा परिपथ में, लेकिन इसमें किसी प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो ये प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप ये हो रहा है। इसलिए इसमें जो बहने वाली धारा होती है इसे विस्थापन धारा माना गया, कि भाई प्लेट 1 से प्लेट 2 तक आसानी से विस्थापित हो जाता है, जिसे विस्थापन धारा कहा गया, और जिसका हमने इसके पिछले लेक्चर में ID इक्वल एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt, जहां आपका एप्सिलॉन नॉट बच्चों क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन है। डी फाई लिख दिया तो वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, समय के साथ कितना वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों, ये आपका विस्थापन धारा होता है। ठीक है, चीजें क्लियर? तो कहीं ना कहीं जब परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है तो उसमें दो धारा बहती है। एक तो आपका चालन धारा हो जाता है, चालन धारा का मतलब जो चालक तार में से होकर बहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से बहता है, यानी आवेश के बहने से बहता है। लेकिन बच्चों इस चालक का P1 और P2 से कोई संबंध नहीं है। भाई चालक P1 से जुड़ा है तो P2 से दूसरा चालक जुड़ा है, डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो यहां पर आवेश तो बह रहा है, लेकिन वो आवेश बहने का जो कारण है वो प्रेरण की क्रिया है। जैसे इसमें प्लस क्यू आवेश तो समीपवर्ती पर माइनस और दूसरे दूरवर्ती पर प्लस, तो फिर प्लस आगे चलने लग जाता है। समझ रहे हो ने? आप लोग संधारित्र का सिद्धांत पढ़े हैं बच्चों, कि जैसे ही संधारित्र के एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो समीपवर्ती दूसरे जो आपका दूसरा प्लेट है उसके पासवर्ती तल पर माइनस और दूरवर्ती तल मतलब दूसरे तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है, और इसका संबंध आगे रहता है, जो प्लस क्यू आगे चलने लग जाता है। तो इस प्रेरण से आवेश का प्रवाह हो जाता है और धारा विस्थापित हो जाता है, P1 से P2 तक धारा आसानी से पहुंच जाता है। तो दो धारा है, एक तो परिपथ में जो चालक तार है उसमें बह रही है, और दूसरा बच्चों यहां पे P1 और P2 जो आपका दो प्लेट है संधारित्र का, उसके बीच जो धारा बह रही है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ की बात करें तो बंद पृष्ठ का जो चुंबकीय भाई धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कितना उस बंद परिपथ में धारा बहता है उसका म्यू नॉट गुना होता है। कितना गुना होता है बच्चों? म्यू नॉट गुना होता है। लेकिन समझिएगा, यहां पर दो धारा है भाई, यहां पे दो धारा है, मतलब समझिएगा बच्चों, यहां पर B इंटू DL हम कर सकते हैं, चलो ऐसा कर दिए, ये म्यू नॉट गुना होगा, लेकिन दो धारा है, एक तो धारा IC और दूसरा धारा ID। IC चालन धारा है और ID विस्थापन धारा है बच्चों। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID, ये चीज तो हो जाएगा बच्चों।
अब आप लोगों ने पढ़ा है कि विस्थापन धारा कितना होता है। ये विस्थापन धारा पिछले लेक्चर में, अभी यहां पे विस्थापन धारा हम प्रूव नहीं करेंगे बच्चों, हमने प्रूव किया था। इसलिए आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि बच्चों आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करें, प्रीवियस लेक्चर देखते चलें, और जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो हमारे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करें 9685299149 9685299149 मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों। ठीक है, इसको यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा VDL बराबर म्यू नॉट IC प्लस बच्चों म्यू नॉट, और कितना वैल्यू है भाई विस्थापन धारा का वो तो रखना पड़ेगा, तो वो है आपका एप्सिलॉन नॉट d∅e अपॉन dt। ठीक है, कहानी खत्म? नहीं, थोड़ा सा और है बच्चों। यहां पर हमारा हो जाएगा सेम, ये हम निकाल रहे हैं जानते हैं क्या, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम, जो समीकरण आएगा दोनों में म्यू नॉट, तो म्यू नॉट बाहर ले लेते हैं, यहां पर बचेगा आपका IC, और यहां पर क्या बचेगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट d∅e अपॉन dt। जिस बच्चे को यदि समझ में नहीं आया तो समझो और कहीं समझ में नहीं आएगा, एकदम हम बेसिक से लेकर चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं तभी वो चीज आपको क्लियर कर पाएंगे ना भाई। हो सकता है आप लोग बाद में चलकर पढ़ाने लग जाओ तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। देखो वही चीज पूरा कंप्लीटली यहां पे समझाया गया है कि भाई साहब यहां पर ID का मान रख दो, खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं है भाई। कुल जो धारा है उसका म्यू नॉट गुना होता है, ये चीज मैंने आपको यहां पे समझाया और वही चीज आया। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी मैक्सवेल के समीकरण के बारे में बात करूंगा। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिया, जैसे गास के नियम से जो था उसका मैक्सवेल ने एक समीकरण दे दिया। फिर किसी बंद पृष्ठ के लिए बात करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है उसके लिए समीकरण दे दिया। इसके बाद उन्होंने फैराडे के नियम को भी एक समीकरण दे दिया, और चौथा समीकरण जो एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम है उसके आधार पर दिया। तो यहां तक आपको लिखना बच्चों, इसे मैक्सवेल का एम्पियर परिपथी नियम कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें मैं नहीं कहता हूं। बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करें बच्चों, 9685299149 व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, पर्सनल नंबर पर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। पहला जो उन्होंने समीकरण दिया वो दिया गाउस के प्रमेय से। गाउस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बोला भैया वैद्युत फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है, E पर और DS पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने इस तरीके से एक समीकरण दे दिया गाउस प्रमेय के लिए। ये पहला समीकरण है। यदि कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, भाई क्वेश्चन आ सकता है ना कि गाउस प्रमेय की अभिव्यक्ति को मैक्सवेल ने किस रूप में समीकरण दिया, तो ये मैक्सवेल के आधार पर गाउस प्रमेय का जो है समीकरण बताया। दूसरा उन्होंने बंद पृष्ठ के लिए बताया कि बंद पृष्ठ का जो रेखीय समाकलन होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, उसका मान क्या हो जाएगा, खत्म, 0 हो जाएगा। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, BDS है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। ये उन्होंने समीकरण दिया, किसने, मैक्सवेल ने ही दिया था। जो तीसरा समीकरण था उनका फैराडे के आधार पर, फैराडे के आधार पर बताया भैया कि विद्युत फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो E.dl बराबर -d∅b, यहां पे d∅b जो कि यहां पे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स है, वही चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित नियम दिया था ना, तो ये आ गया। फैराडे के नियम को मॉडिफाई करके मैक्सवेल ने एक समीकरण दिया। अब जो चौथा समीकरण अभी आप लोगों ने देखा है कि B.dl कितना देखा कि म्यू नॉट को अपन ने बाहर लिया तो आपका आ गया IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d∅e अपॉन dt। ये आपका चौथा समीकरण था मैक्सवेल का। क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सा समीकरण मैक्सवेल का समीकरण नहीं है, तो फिर आप लोग वहां पे परेशान हो जाएंगे। यदि आप ये बन रहा है आपसे तो दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो ये चारों समीकरण है। जो पहला जो समीकरण था वो गाउस प्रमेय से उन्होंने मॉडिफाई किया। दूसरा समीकरण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। तीसरा समीकरण उन्होंने फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दिया, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र पर जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। चौथा समीकरण जो है मैक्सवेल, यानी ये इस तरीके से कह सकते हैं एम्पियर मैक्सवेल नियम,
ठीक है। जो चौथा समीकरण है एम्पियर मैक्सवेल नियम या एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। तो चारों समीकरण आप लोग तैयार कर लेना, बाकी नंबर लिख लो 96 85 29 91 49। शिव कोचिंग क्लासेस का पर्सनल नंबर है भाई, व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं यदि आपको टोटल फिजिक्स का चाहिए मात्र 100 रुपए में, ऑल चैप्टर के नोट्स। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। धमाल होने वाला इस चैनल पे आप लोगों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।